हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट चाणक्य आज फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है मेजर गौरव आर्या की डिफेंसिव ऑफेंस की वीडियो है। और इसका मेन टॉपिक है कि भारत किस तरह से जो भारत का मेन प्रॉब्लम है चाइना प्रॉब्लम, उसका क्या परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है, उसके बारे में हम बातें करने वाले हैं। और आपने अगर पार्ट 1 चेक नहीं किया तो प्लीज़ उसके भी चेक करिएगा। और ये है पार्ट 2, तो हम जो आधा पार्ट बाकी था वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो बिना देरी किए अब चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। बड़ी आग की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसमें छोटी छोटी आग लगेंगी चीन के अंदर। ये डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की मूवमेंट चाइना के अंदर, छोटी छोटी चीज जैसे हांगकांग में चल रहा है, ऐसे हजारों हांगकांग चीन के अंदर होने चाहिए। पाकिस्तान को छोड़िए, उसको डब्बा केस है, इट्स अ बास्केट केस, वो खुद इम्प्लोड कर जाएगा। लेकिन हो जाएगा। आप खुद सोचिए ना, आपने हर समय पाकिस्तान को दुश्मन माना है भी तो है ही। लेकिन आपने चाइना को इग्नोर कर दिया। हाँ, आपने चाइना को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। 17 कोर एक है पानागढ़ में, और 17 कोर के अलावा आपका कोई कोर नहीं है। और 17 कोर को भी फुली इफेक्टिव एज अ स्ट्राइक कोर फंक्शनल होने में कुछ साल हैं, समय लगेगा। बाप रे। सरकार है, कर रही है, लेकिन समय लगता है हर चीज में, इसमें भी समय लगेगा। सोचिए आप कैसे होगा, किस तरीके से होगा ये। हमें सबसे बड़ी चीज है कि चीन के अंदर इतने हांगकांग पैदा कर दो। जब मैं हांगकांग कहता हूं, हांगकांग से मेरा मतलब क्या है? हांगकांग से मेरा मतलब यह है कि वहां पे फसाद चल रहे हैं। जैसे आपके यहाँ होता है ना, शाहीन बाग, अचानक होता है शाहीन बाग और खत्म हो जाता है। अचानक फार्मर्स प्रोटेस्ट में है, जो कि ठीक है, फार्मर्स प्रोटेस्ट को फिर कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, फार्मर्स का पूरा हक है, हमारे भाई हैं, वो प्रोटेस्ट करें, सरकार को उनकी सुननी भी चाहिए। लेकिन ये खालिस्तानी बीच में आ जाते हैं ना। जो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, जो फार्मर्स की बात की है, अब तो राकेश टिकैत भी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। तो मुझे अब तो लगता नहीं है कि ये कोई रियल में फार्मर्स प्रोटेस्ट था। पर ठीक है, अभी तो पता नहीं, सिंघू बॉर्डर और जो दिल्ली के बाहर जो बैठे हुए लोग थे वो तो सब चले गए। और थोड़े बहुत जो लोग थे किसान वाले, वो अब पहुंच चुके हैं बंगाल में अपना पता नहीं कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए वो कोई रैलियां कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो मतलब किस प्रकार के ये किसान हैं, क्योंकि इनका आंदोलन था जो एमएसपी और जो मुद्दे थे वो किसान के रिलेटेड थे। पर ये लोग पहुंच चुके हैं बंगाल में, जो वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रियल में यार पता नहीं है कौन से किसान हैं और कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। और अभी जो इस तरह से मेजर गौरव आर्या बता रहे हैं, जो हम अब सुनने वाले हैं कि ये खालिस्तानी भी बीच में आ गए, तो ये सब प्रॉब्लम थी। और मुझे तो लगा, रियल में मुझे लगा कि जो किसान प्रोटेस्ट था वो रियल में शाहीन बाग 2.0 था। ये दूसरा शाहीन बाग था बेसिकली, ये कोई रियल में प्रोटेस्ट नहीं था। ट्रैक्टर लेके, तलवार लेके चढ़ जाएंगे लाल किले पे, तिरंगा। ये ड्रामा कहां से होता है? और अचानक साहब, अचानक 26 जनवरी की रात को सारे के सारे खालिस्तानी गायब। अब दिख रहा है को खालिस्तानी यहां पे? अब सुनाई दे रहे हैं आपको जैजी बी के गाने चलते हुए ट्रैक्टरों से? कहां गए वो गाने जैजी बी के? तो ये होता है जब बाहरी ताकतें आती हैं और आपके देश को अंदर से इतना कमजोर कर देती हैं कि आप फिर बाहर, आप चाइना के साथ आपको डील करना है, इंडिया के अंदर थोड़ा ना डील करना है। आपको तो अफ्रीका में डील करना है चाइना के साथ, आपको यूरोप में लड़ाई लड़नी है चाइना के साथ। चाइना का जो इन्फ्लुएंस आपको काउंटर करना है, आपको सेंट्रल एशिया में काउंटर करना है, आपको अफगानिस्तान में काउंटर करना है। एक बहुत बड़ी बात की है कैसे करेंगे साहब मेजर गौरव आर्या ने कि हमें ना सिर्फ चाइना को काउंटर, अपनी जो सीमाएं हैं जो चाइना से लगती है वहाँ पे काउंटर करना है, पर हमें हर उस जगह काउंटर करना है जहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस है। यानी कि अफ्रीका में भी है, यूरोप में भी है, और जो जो वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी लीग्स होती है या जो भी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी संस्था होती है, वहाँ पर भी हमें काउंटर करना होता है चाइना को। तो एक बहुत बड़ी बात की और बहुत इम्पोर्टेंट बात की है, तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको तो कश्मीर से ही फुर्सत नहीं है, आपको लाइन ऑफ कंट्रोल से फुर्सत नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से फुर्सत नहीं है। राइट। और सबसे बड़ी चीज, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं जरा ये नोट करिए, खुद नोट करिए कितने स्टेट्स हैं इंडिया में।
और फिर नोट करिए कि कब कब चुनाव होते हैं और उनको डिवाइड करिए, नंबर ऑफ स्टेट्स एंड नंबर ऑफ ईयर्स, कि एक स्टेट गवर्नमेंट कितने साल के लिए चलती है, उनको डिवाइड करिए, आपको ये पता लगेगा कि हर 2.5-3 महीने में भारत में चुनाव होते हैं। दोस्तों, ये मुल्क कैसे सुपर पावर बनेगा अगर हर 2.5-3 महीने में यहां पे चुनाव हो रहा है? यहां पे 24 घंटे एक मेले की तरह चुनाव ही होते रहते हैं यहां पे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि चुनाव खत्म करिए, ये नहीं कह रहा, चुनाव बिल्कुल होने चाहिए, कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार चुनाव हो और फिर 5 साल के लिए छुट्टी या 4 साल के लिए छुट्टी, क्योंकि अब पार्टी लड़ेगी तो उसमें प्रधानमंत्री जी भी जाएंगे, उसमें सब लोग जाएंगे, उसमें ऑपोजिशन वाली पार्टी जाएंगी, सब लोग जाएंगे चुनाव में। भाई चुनाव का नेचर ऐसा है, क्योंकि यू फाइट इलेक्शंस टू विन इलेक्शंस, यू डोंट फाइट इलेक्शंस टू लूज इलेक्शंस। दोस्तों, आप चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए, आप हारने के लिए थोड़ा ना लड़ते हैं चुनाव। फिर बताइए, जब आपको हर 2.5-3 महीने चुनाव लड़ने हैं तो फिर फॉरेन पॉलिसी का क्या है? और फॉरेन पॉलिसी काफी कामयाब फॉरेन पॉलिसी है हमारी, ऐसी बात नहीं है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैव अ वेरी सक्सेसफुल एंड रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी। लेकिन अगर आपको चीन को काउंटर करना है तो आपको चीन के अंदर हजारों हांगकांग पैदा करने होंगे, ये सबसे जरूरी बात है। एक और बात मैं आपको कहता चलूं दोस्तों, ये 2022 के विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं बीजिंग में, जो कि चाइना की कैपिटल है, और काफी ह्यूमन राइट्स बॉडी प्रोटेस्ट कर रही हैं कि चीन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि विगर मुसलमानों को, उन्होंने 15 लाख विगर मुसलमानों को जेल में डाल दिया। मैं पहले भी बता चुका हूं डिफेंस ऑफेंस के प्लेटफॉर्म में कि एक 3 साल का बच्चा, ये मैंने डॉक्यूमेंट्री में खुद देखा है, 3 साल के बच्चे से पूछा होगा किसी ने, जो वहां पे सर्वे वर्वे करने आते हैं चाइनीज शिंजियांग प्रोविंस में, तो उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो छोटे बच्चे ने बोला मेरा नाम मोहम्मद है, उसको जेल में डाल दिया। 3 साल के बच्चे का नाम मोहम्मद है, उसको जेल में डाल दिया। उसका जुर्म यह है कि उसका नाम मोहम्मद है, वो मुसलमान है, उसको जेल में डाल दिया, है ना। और ऐसे चीन की चाकरी करता है पाकिस्तान, और बड़े गर्व के साथ, बड़े फख्र के साथ अपने नाम के आगे लिखता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये मुसलमानों के रहनुमा है, एटम बम है इनके पास, इनके पास एटम बम है, अकल 2 रुपए की नहीं है, ठीक है, और गुर्दा तो चवन्नी का नहीं है इनके पास, लेकिन मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं पाकिस्तानी। तो ये इनका किरदार है, ये इनकी असलियत है। देखिए पाकिस्तानी हमें इस पे इन्वेस्ट करना होगा कि किसी तरीके से 2022 विंटर ओलंपिक गेम्स चाइना में, दुनिया भर में प्रोटेस्ट्स हों इसके खिलाफ। जितने भी चाइनीज एम्बेसीज हैं दुनिया भर में, उनके सामने झंडा लेके, अलग अलग, भारतीय नहीं, पूरे दुनिया में लोग उनके सामने पहुंचे और उनको बोलो कि तुम छोड़ो, तुमने 15 लाख मुसलमानों को जेल में क्यों डाला है। वो तो है ही, ये जो बात कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं चाइना में, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पूरे वर्ल्ड ने झेला है कोरोना का, वो निकला था चाइना से। तो फिर ये ऐसा कैसे हो सकता है कि यार तुम चाइना में, या जो उसकी कैपिटल है बीजिंग में, वहाँ पे तुम विंटर ओलंपिक्स करोगे? कैसे, मतलब तुम यह पूरे वर्ल्ड को दुख दोगे और फिर वहाँ पे लोगों को बुलाओगे और ये ओलंपिक्स करोगे? मतलब ये जो बात कह रहे हैं वो ठीक है ह्यूमन राइट्स के हिसाब से, पर ये उन्होंने जो दूसरी बात की कि पूरे वर्ल्ड में लोगों को एहतजाज करना चाहिए, कि प्रोटेस्ट करना चाहिए बेसिकली, कि चाइना में ना हो, और उसका सबसे बड़ा रीज़न तो कोरोना ही है। तो मुझे लगता है कि वो होना चाहिए और बॉयकॉट करना चाहिए चाइना को। क्यों डाला उनको जेल में? और अगर कोई ईरानी, मैं जानता हूं मेरे ईरानी भाई हैं, आप हिंदी फिल्में देखते हैं और मैं जो कह रहा हूं आप समझते हैं, आप टूटी फूटी हिंदी बोलते भी हैं फ़ोन पे मेरे साथ। मैं आपका नाम नहीं लूँगा, जो आप में से जर्नलिस्ट हैं, जो ड्राई फ्रूट के ट्रेडर्स हैं, मेरे संपर्क में हैं। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चाइना आपके मुल्क में इन्वेस्ट कर रहा है $400 बिलियन, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, ठीक है साहब। दुनिया ने आपको बॉयकॉट कर दिया, दुनिया कहती है आपसे तेल नहीं खरीदेंगे, सबसे बड़ा प्रोडक्ट आपका वही है ऑयल, चाइना आपसे खरीदेगा। लेकिन आप भी इस्लामिक मुल्क हैं। चीन ने पाकिस्तान में क्या करा? चीन ने पाकिस्तान में बलूचिस्तान में एक शराब की फैक्ट्री खोल दी, इस्लामिक रिपब्लिक के बीच में। और चीन ने बोला सब शराब पियो, मस्त रहो, टुन हो जाओ। शराब पियो, मस्त रहो, हाका नूडल खाओ। इस्लामिक रिपब्लिक में मुसलमान अब शराब पी के टुन होने वाले हैं।
जिहादी कौम पूरी टून होने वाली है। क्या फर्क पड़ता है। और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने बोला कि बिल्कुल एकदम डन, आप चाइनीज हैं साहब, बिस्मिल्लाह करिए, आप बिस्मिल्लाह जाइए दारू की फैक्ट्री खोलिए, खोलिए, यही हमें आपके भी साथ पिलाइए। करेंगे। आपको लगता है 400 बिलियन डॉलर्स आपके मुल्क में आएंगे, मुफ्त में आएंगे? 400 बिलियन डॉलर्स चाइना फ्री में देगा? चाइना अपने पैर के जूते के नीचे रखेगा ईरान को, रगड़ देगा जब उसका मन चाहेगा। वो अपनी मनमानी करेगा क्योंकि वो आपका तेल ले रहा है, ऑयल ले रहा है, क्योंकि वो ऑयल और कोई मुल्क ले नहीं सकता, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं भाई, ईरान के ऊपर, आपके ऊपर सैंक्शंस हैं। इसलिए बहुत जरूरी है चाइना के ऊपर नकेल कसना, हर जगह से चाइना की घेराबंदी। मैं फिर बात कर रहा हूं वही बात जो जॉर्ज फर्नांडिस जी ने कही थी 1998, 97, मुझे साल याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बात कही थी, मुझे पक्का याद है क्योंकि मुझे पता था। उस वक्त हमारी यूनिट जेएनके में थी और तब मैंने खबर खुद पढ़ी थी, मुझे आज भी याद है, आप इंटरनेट पर सर्च करिएगा आपको मिलेगा, जहां पे उन्होंने बोला था कि रियल थ्रेट इज चाइना नॉट पाकिस्तान। उस समय मैं भी बड़ा सरप्राइज था। हम लोग तो वहां पे थे, वी वर फेसिंग द पाकिस्तानीज। हमने बोला साहब ये डिफेंस मिनिस्टर साहब ये क्या बोल रहे हैं। आज जब थोड़ा सा और पढ़ लिख गए, थोड़ा सा बचपना चला गया, थोड़ा सा अकल आ गई, थोड़ा ज़्यादा नहीं आई, थोड़ी बहुत अकल आ गई, तो आज ये एहसास होता है कि जॉर्ज फर्नांडिस जी ने जो बात जो कही थी इतने साल पहले, बिल्कुल सच है। उन्होंने गलत बात नहीं कही थी, उन्होंने बिल्कुल सही बात करी थी। और हमारे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को अब ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान विल इम्प्लोड, पाकिस्तान तो खत्म केस है। पाकिस्तान को तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, पाकिस्तान को नॉर्मल कंट्री, नॉर्मल मुल्क कोई भी इदारा बना नहीं सकता। वर्ल्ड बैंक अपना पैसा डाल दे, कोई पैसा, पाकिस्तान का पूरा अशराफिया जो टॉप क्रीम है सबका सब बाहर है, पाकिस्तान में कोई नहीं, क्योंकि उनको खुद पता है ना। आप बताइए, मोहित यूसुफ है, अपने आप को जो पाकिस्तान का एनएसए कहता है, मोहित यूसुफ, वो खुद पाकिस्तानी नहीं है। एनएसए बोलता है अपने आप को कि मैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हूं, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हूं, वो खुद अमेरिकन सिटीजन है। इनके आधे कैबिनेट वालों के पास तो साहब बाहर के पासपोर्ट हैं इनके। मतलब अजीब ही किस्म का यार पाकिस्तान मुल्क है यार। तुम अपना जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, भारत का एनएसए अजीत डोवाल जी हैं। अजीत डोवाल जी के पास आपको कोई दूसरा पासपोर्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडियन पासपोर्ट ही मिलेगा, क्योंकि वो भारत के हैं और एक भारत का नागरिक होता है वही बनता है एनएसए। और पाकिस्तान एक अजीब सा ही मुल्क है कि अपना जो एनएसए का जो पोजीशन है वो किसी अमेरिकन को दे रखी है। मतलब ये जो मोइन यूसुफ है वो अमेरिकन नेशनल का है और कहा जाता है कि उसने जो क्या कहते हैं सीएसआई या जो भी खुफिया एजेंसी होती है अमेरिका में, वहाँ से उसने कुछ पढ़ाई लिखाई की है और फिर हो सकता है कि अमेरिका ने खुद ही उसको एनएसए बनाया हो पाकिस्तान का, मतलब जासूसी करने के लिए। तो मतलब अजीब किस्म का मुल्क चल रहा है यार। कल को उठ के ये लोग यार किसी और मुल्क का पासपोर्टधारी आदमी को ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो मतलब पाकिस्तान एक जोकर बन चुका है अब तो, जिहादी जोकर जो मैं कहूँगा जिहादी जोकर। डुअल पासपोर्ट सिस्टम है पाकिस्तान में, और मोहित यूसुफ ने तो डुअल पासपोर्ट की भी शर्म नहीं करी, उसने बोला डायरेक्ट अमेरिकन ही इंपोर्ट करके लगा दो यहाँ पे। तो ये चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो लीडर्स हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है, मैं रेटोरिकली आपको नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है बात आपको ये समझनी कि वहाँ पे जो टॉप क्रीम है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान को रन कर रहा है, वो खुद पाकिस्तान पे विश्वास नहीं करता। वहाँ पे जो टॉप लोग हैं वो खुद पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करते, दे डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करते। इसीलिए सबके बच्चे बाहर, सबके असासे बाहर, सबका असेट्स हैं जो, सबका पैसा, सबके बैंक बैलेंस, एवरीथिंग आउटसाइड पाकिस्तान, सब कुछ बाहर है। तो पाकिस्तान से इतना हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान के लिए हम कुछ ज्यादा प्लान करें, लेकिन जो हमारी 3 स्ट्राइक कोर ना फेसिंग पाकिस्तान, हमें यह सोचना पड़ेगा कि वी शुड हैव 5 स्ट्राइक कोर्स फेसिंग चाइना, और सिर्फ मिलिट्री नहीं, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, इन एवरी स्फेयर यू हैव टू गेट डाउन एंड काउंटर चाइना। क्वाड एक शुरुआत है, लेकिन क्वाड एक मिलीजुली सरकार है 4-5 लोगों की, बहुत इफेक्टिव है वो। मिलीजुली सरकार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं एक मुहावरतन बात कह रहा हूं, आपको मुहावरे के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वाड जो है
इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन इंडिया को अपने हिसाब से भी चाइना को काउंटर करना ज़रूरी है। चाइना को कभी रहम नहीं आएगा किसी भी, इट्स लाइक अ फ्लैश ईटिंग मॉन्स्टर। मैं चाइना कई बार जा चुका हूँ, आई हैव बीन टू चाइना मेनी टाइम्स, और मैं चाइनीज़ लोग बड़े अच्छे हैं, मेरे दोस्त भी हैं चाइनीज़ लोग बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो बहुत जालिम है, बहुत जालिम है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, एक उदाहरण देता हूं आपको, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो सरकार है जब इनका सिंगल चाइल्ड पॉलिसी थी कि एक कपल का एक ही बच्चा होगा, इन्होंने अगर कोई महिला गर्भवती हो जाती थी, प्रेग्नेंट हो जाती थी, तो उसको चाइनीज पुलिस जबरदस्ती पकड़ के ले जाती थी अस्पताल और उसका अबॉर्शन करवा देती थी, चाहे उसमें मां मर जाए, बच्चा मर जाए। बच्चा तो मर ही जाता, खैर उसमें मां मर जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार हो गया हुक्म, एक ही बच्चा होगा, एक ही बच्चा होगा। इतने जालिम लोग हैं। आप ऐसी जालिम हुकूमत के साथ डील कर रहे हैं, कैसे डील करना है ये आपके ऊपर है। चीन के भोंपू जो हर समय ये कहते हैं कि साहब चीन की ना बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा आर्मी है, चीन का ना साइबर सेल इतना तगड़ा है, साइबर फोर्स चीन की इतनी तगड़ी है कि तुम देखना, तुम कभी मैच नहीं कर सकते। क्यों नहीं मैच कर सकते यार? आईटी इंडस्ट्री हम ओन करते हैं पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया की। नाम लेना जरा एक चाइनीज सीईओ का, किसी बड़ी आईटी कंपनी का, ठीक है होगा कोई एक आता, पर ज्यादातर कौन है? हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी आईटी की फील्ड में, साइबर की फील्ड में वी आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। क्या पॉपुलेशन है चाइना की? 1.5 बिलियन। हमारी कितनी? 1.3 बिलियन। कितने का? बहुत पीछे नहीं 20 करोड़ का फर्क है मोटा मोटी। इट्स नॉट सो बिग डील। ऐसा कोई चीन का नहीं, बस चीन का ये है कि फोकस चाइना का क्लियर है, चीन को पता है चीन क्या कर रहा है। हम लोग कभी यहाँ चले जाते हैं, कभी वहाँ चले जाते हैं, हम लोग अपना फोकस रखें। क्या क्या प्रॉब्लम है चाइना? तो ये सब चीज़ें कि चाइना आएगा, चाइना खाएगा, ये करेगा, ये सब र्यूमर ना फैलाएं, ठीक है। मनोबल हमारा सॉलिड है, मोरल हमारा सॉलिड है। किसी का बाप यहाँ पे चीनी जो है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। सबक हमने सिखा दिया चाइना को। लेकिन मैं आज फिर आपसे कह रहा हूं, चीन अगले साल दोबारा आएगा, चीन दोबारा आएगा, और चीन आता रहेगा जब तक आप चीन के अंदर इतनी समस्याएं, मेनलैंड चाइना के अंदर इतनी समस्याएं पैदा ना कर दें कि चाइना इधर देखना बंद कर दे भारत की ओर, बस अंदर ही देखता रहे। कभी बोले इस प्रोविंस में आग लग गई, कभी यहां पे ये प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चल गई, यहां पे ये हो गया। इसके साथ ही चाइनीज आर्मी जूझती रहे। जब अपने अंदरूनी मसलों के साथ चाइनीज आर्मी जूझती रहेगी तो भारत की ओर नहीं देखेगी। फिर वो भूल जाएंगे कि गलवान कहां पे है और दौलत बेग ओल्डी कहां पे और देपसांग कहां पे, फिर वो लोग भूल जाएंगे। तो ये समस्या खड़ी करनी पड़ेगी चीन के अंदर। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।